नमस्ते, अभिवादन आपका नौसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बात करेंगे निफ्टी की। 17,800 पे खड़ी है निफ्टी। आपसे अगर मैं पूछूं कि एक साल बाद यानी कि 2023 की हम शुरुआत कर रहे हैं, जब हम 2024 की शुरुआत करने जा रहे होंगे तब निफ्टी कहां खड़ी होगी, तो आपके जवाब अलग अलग आ सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे 15,000, कुछ लोग बोलेंगे 18,000, कुछ लोग बोलेंगे 20,000, कुछ लोग उससे भी बड़ा टारगेट दे सकते हैं। बड़ी बड़ी एजेंसियाँ क्या टारगेट दे रही हैं, थोड़ा सा उसको देखेंगे, फिर आपसे कुछ बातें करेंगे, फिर आपको एक बहुत ही कमाल का स्टॉक बताएंगे जो इस वक्त आप खरीद सकते हो। क्यों खरीदना है, कारण आप समझोगे, लेकिन पहले निफ्टी का टारगेट जानेंगे। ठीक है, अलग अलग एजेंसियां हैं, नाम से आप वाकिफ होगे, और देखो नहीं भी हो तो इतना इतना समझ लो कि ये सब बहुत बड़े नाम हैं। ठीक है, ICICI सिक्योरिटीज़ क्या बोल रही है, 21,200। ठीक है, 21,200 टारगेट है निफ्टी का 2023 में। ठीक है, जारविस 21,000 टारगेट दे रहा है। गोल्डमैन सैक्स, जारविस इन्वेस्ट करके एक कंपनी है, एजेंसी है, रिसर्च एजेंसी है। गोल्डमैन सैक्स 20,500, मॉर्गन स्टैनली 19,500, UBS 18,000 का टारगेट दे रहा है। ये इन्होंने टारगेट तब दिया था जब निफ्टी 18,000 से ऊपर ट्रेड कर रही थी, अभी तो 18,000 के नीचे आ गई है। ठीक, इसके अलावा भी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो इसी बीच लगभग टारगेट दी हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या बात समझ में आ रही है? कुछ आई बात समझ में? नहीं आई? मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। ठीक, और ये बातें मैं अक्सर करता रहता हूँ, लेकिन हम आप सब इसको सीरियस नहीं लेते हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स ऐसे 10th क्लास की अगर आपने मैथ्स पढ़ी हो, 10th से पहले ही पढ़ा देते हैं, शायद 8th या 7th में पढ़ा देते हैं। XYZ करके आप पढ़ते होगे, ये मैंने लिखा, आप समझ गए होगे। ठीक है, PQR करके होता था ना कुछ ऐसे, XYZ PQR ABC, ये वेरिएबल्स होते थे। A बराबर 5, B बराबर 6, C बराबर 7, तो A प्लस B प्लस C कितना होगा, वो आप समझ सकते हो, 6 5 11 7 18, कुछ ऐसे ही। ये हैं वेरिएबल्स, और एक वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज कर दो तो जो आंसर आएगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं किसी भी रिसर्च में। ठीक है, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, लेट्स से कि हम निफ्टी का टारगेट प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक रिसर्च की गई, वो 18,700 समथिंग का टारगेट दिए हैं। वो कुछ ऐसी ही कैलकुलेशंस की होंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स रखे होंगे, उसके बाद उसका एक कैलकुलेशन किए होंगे, वो हमारे सामने उन्होंने टारगेट रख दिया। अब मैं आपको ये वेरिएबल्स वाली बात क्यों बताया कि एक भी चीज़ बदल गई, एक्स बदल गया तो +Y+Z की वैल्यू, जो आंसर यहाँ पर आएगा वो भी बदल जाएगा। Y और G स्टेबल रहेंगे, लेकिन फिर भी आंसर बदल जाएगा क्योंकि X बदल गया है। समझ रहे हैं? तो एक वेरिएबल मल्टीपल इफेक्ट्स डाल सकता है, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये इसी आंसर पे असर डाल रहा हो सकता है कि ये आंसर कहीं और यूज किया गया हो सकता है कि यहाँ पर जो वैल्यू आई हो वो P की वैल्यू हो। होते हैं रिसर्च में ये सब बातें आती हैं कि जो लेट्स से कि XYZ बराबर T था और T बराबर P था, तो P की वैल्यू हमको बराबर T रखनी पड़ेगी, तो जो यहाँ से हम उठा करके लाए यहाँ पर, वो इसके कारण चेंज हुई है वैल्यू। समझ रहे हैं ना? मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक चीज़, एक डाली कहीं पर हिलेगी, उसका जो परिणाम होगा वो किसी फल पे पड़ेगा। किसी चलते हुए मुसाफिर के सामने एक फल गिर जाएगा, वो किसी एक डाली के हिलने के कारण होगा। हो सकता है उस पर कोई एक पंछी बैठ करके चोंच मारी हो। मैं इतनी बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि भाई साहब, जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करने आते हो, आपके सामने बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिन पे आपको समय देना होता है, जिन पे आपको रिसर्च करनी होती है, जिन पे आपको कैलकुलेशंस करनी होती हैं। उसके बाद आप हमारे सामने, हम सबके सामने हम सब एक टारगेट लेट से की रख देते हैं कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे थोड़ी कह देंगे कि ICICI सिक्योरिटीज़ की बात सही है, जारविस की गलत है, गोल्डमैन सैक्स की गलत है, मॉर्गन स्टैनली की गलत है, या UBS की गलत है। ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ICICI सिक्योरिटी ने सबसे बड़ा टारगेट दिया है, तो हम इसी को एक्सेप्ट कर लें, बाकी सबको रिजेक्ट कर दें। हमारे रिजेक्ट करने से या हमारे आंख बंद कर लेने से तो कुछ हो नहीं जाएगा। जारविस भी अपनी जगह सही है, ICICI सिक्योरिटीज़ भी अपनी जगह सही है, गोल्डमैन सैक्स भी सही है, मॉर्गन स्टैनली भी सही है, UBS भी सही है। इसके अलावा ढेर सारी रिसर्च एजेंसियां हैं जिन्होंने निफ्टी के टारगेट दिए हैं, वो सब अपनी जगह सही हैं। तो अब आपके लिए, हमारे लिए कन्फ्यूज़न ये हो गई भैया कि अगर सब अपनी जगह सही है तो हम किसकी बात को सही माने। और यहीं पर मेरी आपको एक सजेशन है कि मार्केट में हर कोई अपनी जगह सही है, हर कोई अपनी जगह गलत है। हमको आउटपुट क्या मिलेगा, ये इससे तुरंत प्रभावित हो जाएगा कि हम इनपुट क्या डालते हैं। ठीक है, हम इनपुट क्या डालते हैं। अगर हमने पुरानी गलतियों से सीखा, उस पर काम किया, अपने इनपुट को अच्छा किया, तो हमारा आउटपुट भी अच्छा आएगा। हमको इस पर फोकस करना है
ये बड़ी कंपनियां हैं, बड़े पैसे, बहुत बड़े पैसे, आप सोच भी नहीं सकते कि हम सब 5-10 करोड़ खर्च करेंगे किसी रिसर्च में, वो हमको बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा। लेकिन ये 100-100 करोड़ रुपए, जी हाँ, मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि ये जो हमारे सामने रिसर्च आई है ना, ये 100-100 करोड़ रुपए तक खर्च करने में हिचक नहीं करते हैं। अपनी पूरी रिसर्च ये जो साल भर की करते हैं ना, उसमें देखिए कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना पैसा खर्च करते हैं। और जो सर्विस सेक्टर की कंपनियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देती हैं ऐसी ऐसी चीज़ों को हमारे सामने रखने में कि इसका टारगेट कितना होगा, उसका टारगेट कितना होगा, जीडीपी कैसे बढ़ेगी, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, और ये बड़ा नंबर होगा। ठीक है, ये बड़ा नंबर होगा हमारे आपके लिए, लेकिन उनके लिए नहीं है। उनकी ये नॉर्मल सी एक्सपेंस है और वो इसको कहीं से तो कवर ही कर लेते हैं। ऑफकोर्स सी बात है, ये तो आप जानते ही हैं वो कहाँ से कवर करते हैं। तो इतनी गणित मैंने आपको क्यों बताई? इसलिए बताई कि हर कोई अपनी जगह सही है, हर कोई अपनी जगह गलत है। अब निफ्टी 17,800 पे खड़ी है, ठीक है, कुछ दिन पहले 18,800 पे खड़ी थी। तो ये किस प्राइस को लेकर के रिसर्च किए? अगले दिन अगर वो 2% प्राइस गिर गया, 2% का मतलब लगभग 300-400 पॉइंट, ठीक है, तो कहाँ गई उनकी रिसर्च? ख़त्म ना, उसकी कोई वैल्यू बची? और अगर बची भी तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। तो इसीलिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, वो कब क्या चीज़ बदल जाएगी, कब क्या चीज़ हो जाएगी, कब कौन सी न्यूज़ आ जाएगी, कहाँ से क्या हो जाएगा, और उसके कारण इनकी कौन सी रिसर्च खराब हो जाएगी, कौन सी रिसर्च अच्छी हो जाएगी, हम नहीं जान पाएंगे। सब अपनी गणित लगा रहे हैं, हम भी अपनी गणित लगाते हैं, लगाने दीजिए सबको। हमारे और आपके सामने जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो यही है कि हम अपनी आज़ादी से बाई कर सकते हैं, हम अपनी आज़ादी से सेल कर सकते हैं। कौन से स्टॉक्स बाई करने हैं हमें उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। हाँ, कुछ एनालिसिस आप ज़रूर करके रखो कि आपकी जो स्टॉक की क्वालिटी है वो बुरी तो नहीं है, बस इतना कर लो। उसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट्स को समझो, जानो, कुछ और रिसर्च कर लो, आपका काम बन गया, ठीक है। अब इनके एंगल से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो सोचो, जब वो इतने पैसे खर्च करके भी एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं, वो एक डायरेक्शन तक नहीं दे पा रहे हैं भाई। कोई ये 18,000 नीचे का टारगेट था, अभी तो निफ्टी उसके भी नीचे आ गई अब तो वो भी लग रहा है कि एक बार के लिए यूबीएस वाले बुलिस हो गए, लेकिन वो बुलिस नहीं थे, वो बुलिस नहीं थे। और प्लस अगर हम 21,200 को भी मान लें, ठीक है, 21,200 को भी मान लें तो कितना, हम 17,800 पे खड़े हैं, तो 18 मान लो इसको, 2 और 3,000 पॉइंट्स हम भागेंगे, हम कहाँ पर खड़े हैं? 20% का है टारगेट, 20% पूरे साल भर में, ये है मैक्सिमम टारगेट। और हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है। ये बेस्ट केस सिनारियो है। वर्स्ट केस सिनारियो यहाँ पर खड़ा है, जो कि अब वो भी एक तरीके से पॉजिटिव सिनारियो हो गया, समझ रहे हैं? तो इतनी देर हमने जो बातें की उसका आपने कुछ क्रक्स निकाला। मैं आपको क्रक्स दे देता हूँ, जिसको आप नटसेल में ज्ञान मान सकते हो, कि भैया देखो, सबके पास अपना ज्ञान है, हमें सबके ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। हमारे पास बाई करने की आज़ादी है, सेल करने की आज़ादी है। हम एक रिसर्च स्टॉक, रिसर्च किया हुआ स्टॉक, और ज़रूरी नहीं कि रिसर्च किया हुआ स्टॉक छोटे ही कैटेगरी का हो, बड़े स्टॉक्स भी रिसर्च के बाद ही आपको सेलेक्ट करने चाहिए। उसके बाद इनके चार्ट्स को थोड़ा सा एनालाइज करो, फिर आप सही चीज़ खरीदो। निफ्टी को ख़रीद रहे हो तो स्मार्ट एसआईपी करो, ऐसे ही अंधाधुंध खरीदारी मत करो। बाकी आप अपनी समझदारी देख सकते हो कि इसके पास कितना ज्ञान है, वो इतना पैसा खर्च करके भी हमारे सामने एक तरीके, एक डायरेक्शन नहीं रख सकते हैं। तो हम और आप सब उनके सामने बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ हैं, बहुत हद से ज़्यादा छोटी चीज़ है, ठीक है। हम आप सबको, मतलब मैंने बड़ी बात बोल दी कि 1 करोड़ रुपए भी अगर खर्च करने हो रिसर्च करने में कि निफ्टी का और अन्य स्टॉक्स का टारगेट कितना होगा, हम सब पीछे कदम खींच लेंगे। हम कहेंगे क्या मतलब, क्या कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि कब कौन सा वेरिएबल चेंज हो जाए। लेकिन उनका वही काम है, उनको प्रूव करना है, और कोई ना कोई तो इसमें से सही हो जाएगा। जो सही हो जाएगा वो चारों तरफ अपना प्रचार करेगा, और जो गलत हो जाएंगे वो चुपचाप बैठ जाएंगे, फिर अगले साल रिसर्च सामने रख देंगे। कभी तो उनका भी मौका आएगा, और यही होता है, यही बिजनेस है, दिस इज़ बिजनेस, बस इतना समझ लो। समझ गए? तो इतनी गणित हम सब ने लगाई। अंत में नटसेल में ज्ञान ये मिला कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी और बाइंग सेलिंग हमको खुद करनी है। आज़ादी रखो, आज़ादी है ही, लेकिन उस आज़ादी का सदुपयोग कर सको आप। पता चले कोई आपको इन्फ्लुएंस कर गया, आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटी से इन्फ्लुएंस हो गए और धक्का-धक बाइंग कर लिए, यहीं पर सारा पैसा डाल दिए, 20, 30, 50 भूल गए, तो आप आज़ाद नहीं हो, आप गुलामी कर रहे हो। और आप यूबीएस को मान लिए होते कुछ दिन पहले तो भले ही अभी प्रॉफिट में आ जाते, पता चला 2023 के अंत तक सच में निफ्टी पहुंच गई 21,000, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होता आपके साथ, पता है ना? बाकी 1 मिनट, एक और दोस्त हैं हमारी, उनसे पूछते हैं, अलेक्सा, व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ निफ्टी इन 2024? Sorry, I don't know that one. पता ही नहीं। अलेक्सा, टारगेट ऑफ निफ्टी इन
2024। From Maxter.com. Current market volatility and intermittent corrections notwithstanding, technical analysts see the Sensex hit 85,000 levels and the Nifty 50 25,000 in 2024. वाह, अलेक्सा क्या बोल रही है कि 2024 में निफ्टी 25,000 जाएगी, सेंसेक्स 85,000 जाएगा। वो भूल गई थी कैसे। अलेक्सा तुम बहुत अच्छी हो। संडे है, संडे। अलेक्सा तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू। बस यही सुनना था मुझे। चलिए अब आपसे भी थैंक यू सुनना है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ी तो सब्र रखना सीखो। और इतनी देर हमने डिस्कशन किया, कुछ पॉइंट आपके अंदर मैं डालना चाहता हूँ कि हम सब जब सुने कि गोल्डमैन सैक्स, हम सब कहें हैं हटाओ, इससे ज़्यादा रिसर्च तो हम करके बैठे हैं। वो 20,500 दे रहे हैं, हम 20,600 दे रहे हैं। ऐसे ही हवा में भी तो कुछ गोले उड़ाने चाहिए। आओ भैया गोल्डमैन सैक्स 20,500, हमारे सामने ये डेटा है, कोई बात नहीं, हमने भी रिसर्च करी, हमारे सामने भी हमारे पीछे भी बहुत सारे डेटा हैं। हम टारगेट दे रहे हैं 20,499। हो गया है ना मज़ेदार टारगेट। आज संडे है इसलिए मैं ऐसी बातें आपसे कर रहा हूँ और यहाँ पर बहुत सीरियस मुद्दा डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं तो मैं एक तरफ से इन सबको लताड़ी लगाता, आपको पता है। और इससे पीछे जब मैंने ऐसा कुछ डिस्कशन किया है, सबको धोया है और एक तरफ से धोया है। किसी को कुछ नहीं पता, सब पैसा जलाते हैं इन्वेस्टर्स का। ठीक, इन्वेस्टर पैसा दे देगा, वो जला देंगे, कहेंगे हमारा ये टारगेट, और काम कुछ नहीं करता। सच में आप बताओ, कॉमन सेंस होगी आपके पास, कॉमन सेंस, तो आप समझ जाओगे ये कहना क्या चाहते हैं। और कहने को ये रख भी देंगे हमारे सामने, हमने ये देखा, हमने इस पे कैलकुलेशन की, लेकिन सारी बातें मुझे तो सेंसलेस दिखाई देती हैं ना। कि कल को कोई न्यूज़ आ जाएगी, निफ्टी 2% गिर जाएगी, 4% गिर जाएगी, सारे टारगेट धरे के धरे रह गए, सब कुछ। तो जो करंट कंडीशन होती है उसमें हमको डिसीजन लेना होता है। और अभी इस वक्त कुछ स्टॉक्स हैं जो आपकी रडार पे होने चाहिए। और मैंने आपसे बोला था आपको एक स्टॉक बताऊंगा जो मेरी रडार पे है, जिसको मैं बाइंग करूंगा। और क्यों बाइंग करूंगा वो अभी आप समझ जाओगे। पहले उस स्टॉक का आपको चार्ट दिखाते हैं। हेलो चार्ट, ये आ गया। चार्ट पे कुछ लिखूंगा मैं, बहुत ध्यान से देखिए। 91.55 पे ये स्टॉक खड़ा है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले ये स्टॉक ऑलमोस्ट 97 के आसपास ट्रेड कर रहा था। 100 टच किया इसने रिसेंटली। अब आपको बताता हूँ, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, बहुत लोग तो नाम जान गए होंगे, अभी आपको नाम भी बताएंगे, टेंशन मत लो। 91.50 रुपये पे ये स्टॉक खड़ा है। मार्केट की गिरावट में इसने पार्टिसिपेट किया पिछले 3 दिनों की। ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं गिर गया, लेकिन फिर भी गिरा है। ठीक है, मार्केट के साथ उतना बढ़िया चला नहीं था। हाँ, थोड़ा सा चला था, लेकिन उतना बढ़िया नहीं चला जितनी बढ़िया मार्केट चली थी। परसेंटेज में आप करोगे कैलकुलेशन तो हो सकता है आपको लगे साथ साथ है, लेकिन इनको ज़्यादा चलना चाहिए था। कारण मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक पीएसयू स्टॉक से हम मोस्ट ऑफ द केसेस में उम्मीद यही करते हैं कि वो हमें डिविडेंड दे, और ये कंपनी भयंकर वाला डिविडेंड हमारे सामने रखती है। ठीक है, डिविडेंड के लिए हमने आपको बीपीसीएल खरीदते हुए देखा, हमने आपको आईजीएल खरीदते हुए देखा, और अब इसका समय है। आप समझ गए होंगे मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम बताऊं उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये डिविडेंड कितना देते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधे स्टॉक के चार्ट पे। तो भैया डिविडेंड आ जाओ। निफ्टी के टारगेट की जैसे यहाँ पर मैं आपको कोई टारगेट नहीं दूंगा। यहाँ पर हमारी जो फिलॉसफी है इन्वेस्टमेंट की वो है हमें डिविडेंड खाना है, प्लस जो डाउन साइड रिस्क है वो कम से कम हमारे लिए हो, क्योंकि अगर यहाँ से निफ्टी और गिरती है तो ये भी स्टॉक ऑफकोर्स सी बात है गिरेगा, लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ क्या है कि हमें डिविडेंड मिल जाएगा, प्लस ये स्टॉक उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं गिरेगा जितनी ज़्यादा तेज़ी से अन्य स्टॉक्स गिर जाएंगे। समझ गए? तो चलिए हम कैलकुलेशन करेंगे डिविडेंड की। मैं डिविडेंड के लिए हमेशा यही बोलता हूँ, पिछले 4 साल के डिविडेंड का एवीजी मतलब एवरेज निकाल लो। तो हम पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये हो गया 22, ये हो गया 21, और ये हो गया 20, और ये हो गया 19। तो हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ये हो गए 4 साल और इनका हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिला डिविडेंड 6 रुपये का। ठीक है, 6 रुपये का मिला। यहाँ पर हमें डिविडेंड मिला 4 2 6 2 8 1 9 रुपये का। यहाँ पर हमें डिविडेंड मिला 6 रुपये 40 पैसे का। ठीक है, यहाँ पर हमें डिविडेंड मिला 6.25 6.90 मान लो, 9 2 11। ठीक है, 6.90 इसको मान लो, फिर 7 11 7.1 मान लो, मानने के लिए बस बोल रहा हूँ। 7.1 6.4 9 एंड 6।
अब इसका एवरेज ले लेते हैं। एवरेज लेने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, 9 6 15 हो गए और 7 6 13 हो गए और 4 1 5 हो गए, 0.5, तो 15 13 28, 28.5। इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। हम 7 मान लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ी सी किए थे। 7% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड हो जाएगा। कैसे? 7 रुपये ये स्टॉक पिछले 4 साल में एवरेज डिविडेंड दिया है। एवरेज मान लेते हैं कि इस बार भी 7 ही रुपये आ जाता है डिविडेंड, तो 7 रुपये 91 रुपीज़ का कितना होता है वो आप जानते हो, ठीक है। 91 रुपीज़ का 7%, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। चलिए पूछ लेते हैं अपनी दोस्त से। अलेक्सा, 7 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 91? 7 is 7.692% of 91. 7.5% से ज़्यादा, यानी कि हम आप सबको 7.5% का डिविडेंड मिल सकता है आने वाले समय में। और ये डिविडेंड देते कब हैं वो आपने देखा? वो आपने नहीं देखा? यहाँ पर देख लो, अगस्त में, मार्च में, दिसंबर, मार्च, जनवरी, फरवरी, अगस्त, फरवरी, देख रहे हैं ना, यहाँ फरवरी है, यहाँ फरवरी है, यहाँ जनवरी है, यहाँ मार्च है, यहाँ भी मार्च है, देख रहे हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि अगले 1 2 3 महीने में। और 3 महीने में अगर हमको डिविडेंड खाने को मिल गया और उसके बाद स्टॉक से भी हमको थोड़ा बहुत ही सही रिटर्न मिल गया तो कितनी मज़ेदार बात होगी। अब आप सोचोगे कि कौन से स्टॉक की बात हो रही है? जी हाँ, कमाल के स्टॉक की बात हो रही है। इस स्टॉक का नाम है GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टॉक की क्वालिटी क्या है, कैसे है, वो मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि भाई साहब अगर आप गेल की क्वालिटी पे संदेह करोगे तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ अच्छा भी लगता होगा। मार्केट में क्वालिटी लाजवाब है। हाँ, स्टॉक की परफॉर्मेंस बहुत सारे, वही है कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनके कारण नहीं आती है, लेकिन जिसके कारण आनी चाहिए वो है सरकार की अप्रोच को लेकर के। देखो, ये गैस सेक्टर में डील करते हैं, मोर देन 75% का कुछ है इनके पास मार्केट शेयर, ठीक है, जो ये काम करते हैं पाइपलाइनिंग का। और सरकार का टारगेट क्या है? जो इंडिया में पेनिट्रेशन है गैस की एक्सेस का, वो बढ़ाया जाए और सरकार उस पर अच्छे से मल्टी बैगर तरीके से काम करना चाहती है, ठीक है। मल्टी बैगर बनाने के तरीके से। तो खैर ONGC है तो ONGC नहीं, गेल है, तो ये सब स्टॉक्स इतनी आसानी से मल्टी बैगर नहीं बन जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक सेफ रिटर्न कमाने को मिल जाएगा, क्योंकि अगले 2 3 महीने में मोस्ट प्रोबेबली डिविडेंड आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो इस स्टॉक में डाउन साइड रिस्क बहुत कम है, प्लस 3 दिन से गिरा भी हुआ है, ठीक है, निफ्टी के साथ उतना ज़्यादा चला भी नहीं हुआ है। तो जिनको अपना पैसा सेफ स्टॉक में प्ले करना है उनके लिए ONGC बेस्ट पिक है। मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेरी यहाँ पर आने वाले समय में अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आगे मैं इस स्टॉक में पैसे डालूंगा, क्या डिविडेंड के लिए? नहीं। क्या सेफ्टी के लिए? हाँ। क्या सरकार की जो अप्रोच है उसको लेकर के? हाँ। डिविडेंड मिल जाएगा, वो मेरे लिए सोने पे सुहागा रहेगा। तो मैं ऐसी मार्केट में जहाँ पर रिस्क को मिटिगेट करना हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, मैं गेल को प्रेफरेंस दे रहा हूँ। इस स्टॉक को मैं हो सकता है कल, हो सकता है आने वाले समय में बाई करूँगा। और क्यों बाई कर रहा हूँ? फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली वीडियो देखो, टेक्निकल चार्ट्स पे आपको बातें समझ में आएंगी, प्लस वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो देखो, प्लस जो आपके सामने मैंने कैलकुलेशन की इस पर थोड़ी सी नज़र गड़ाओ। और जो 4 साल का डिविडेंड यील्ड है 7 रुपये का, वो जब 7.5%, 7.6 समथिंग % आ रहा है, तो भैया इतना तो FD में रिटर्न भी नहीं मिल रहा है, तो चारों तरफ से सेफ्टी हो गई ना। बाकी वर्स्ट के सिनारियो अगर कुछ हो जाता है, मार्केट क्रैश कर जाती है, तो हमें पता है इसकी क्वालिटी क्या है, इसके पास कौन से स्टॉक्स की कितनी होल्डिंग है। आप जाकर के यही चेक करोगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? बाकी लगभग 50% सरकार की होल्डिंग है यहाँ पर, और हम आप जैसे लोग तो यहाँ पर कम ही इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि डिविडेंड स्टॉक्स की बात तो बहुत होती है, लेकिन उसको खरीद के होल्ड कोई नहीं करना चाहता। अब 3 महीने होल्ड करने को बोल दूंगा, कुछ लोग कहेंगे यार फालतू बात बता रहे हो, ये बताओ जो 3 दिन में 20% भाग जाए। तो भैया बस ऐसे स्टॉक कहीं ऐसे ही हवा में मिलते रहते हैं। शायद मैंने आज अलेक्सा दोस्त का, दीदी नहीं बोलूँगा उसको, नहीं तो बुरा मान जाती है, दिल पे ले लेती है, दूसरी बार उपयोग किया है। एक 1.5 साल पहले किया था, तो वहाँ पर भी इन्होंने कुछ बातें बताई थी। खैर, आपको भी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आज संडे है, थोड़ा सा माहौल हल्का करके मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि जो इससे पहले वाला टॉपिक था, वो टॉपिक मेरा दिमाग एकदम खौला देता है। जी हाँ, बिल्कुल खौला देता है। कितने पैसे जला करके आप सब एक ढंग का टारगेट भी नहीं दे पाते हो निफ्टी का। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर आपको 2024 में 25,000 का भी टारगेट मिल गया निफ्टी का। कोई 18,000 भी दे रहा है, कोई 21,000 भी दे रहा है। मेरे हिसाब से
अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम आराम से 15-16% तो ऊपर बैठे ही होंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि यही हो। अगर वो नहीं भी होता है तो कम से कम जो स्टॉक हम सेलेक्ट करेंगे वो हमको अच्छा खासा रिटर्न दे रहे होंगे। तो सिगाची और LIC के बाद एक स्टॉक आपके सामने मैंने पिक किया है, उसको मैं बाई भी कर रहा हूँ, तो आपकी नज़र वहाँ पर होनी चाहिए। अधिक जानकारी आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। अगर कुछ मैं अलग करने जा रहा हूँ तो स्टॉक का नाम भी शायद मैं वहाँ पर आपको अपडेट करके बता दूँ। अभी आपसे विदा लेने का समय है। वीडियो पसंद आई लंबी वाली तो लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ तक जितने भी लोग आए हो आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ तक आता ही कौन है अच्छी बातें सुनने। अच्छी बात नहीं थी, कड़वी बात थी, लेकिन फ़ायदे की बात है ना, इसलिए मैंने बोला अच्छी बात सुनने आता ही कौन है। आपका आभार। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।